नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर लगभग कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि ये है क्या चीज़। और ये हमारे जो करंट अफेयर है उसका टॉपिक है, और इसमें आपको अच्छी अच्छी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है यूनियन लेवल पर वो आपको समझ में आएंगी। देखिए, IUCN आपने सुना होगा कई बारी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्राकृतिक जो अपनी कुछ भी अपना प्रकृति है उसको संरक्षण के लिए इंटरनेशनल स्तर पर एक यूनियन बनाया गया है उसको बचाने के लिए। चाहे वो हमारे क्या हो, प्राणी हो, या फिर हमारे पादप हो, या फिर हमारी कवक वगैरह कुछ भी हो, हमारी कोई प्रजाति है, उसको बचाने के लिए क्या है, एक IUCN है, डेटा जारी करता है। और उसी डेटा को आधार बनाकर सरकारों की आलोचना की जाती है कि वो कितना पर्यावरण को बचाने के लिए कारगर हैं और कितना अपना काम नहीं कर पा रही है। या सरकारों को अपनी उपलब्धियों का पता चलता है कि सरकार को किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई है। और ज़्यादातर ये किस चीज़ के ऊपर होता है, देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या है, एक बड़ा संकट है। और ज़्यादातर जीव जंतुओं में अपनी बॉडी, अपने शरीर को ताप को नियंत्रण करने, रेगुलेट करने की जो क्षमता है वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है, आप हो जैसे मैं हूँ, तो हमें क्या है, पसीना आता है, गर्मी के समय में पसीना आता है। और जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना बाहर निकालती है तो हमारी बॉडी को वाष्पीकरण के बाद जो गुप्त ऊष्मा चली जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता है, लेकिन बहुत सारे जीव हैं जो उनमें नहीं है। और कुछ अगर जीव हैं जिनमें यह क्षमता है, जो इसको बनाए रख सकते हैं कि अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनमें है तो एक दिक्कत और है कि आज का जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण के कारण वो भी चपेट में आ जाते हैं। लगभग उनके विलुप्त होने की जो प्रतिशतता है या उनके विलुप्त होने की जो कगार है वो बढ़ती चली जाती है, वो उनको विलुप्त होने का खतरा बढ़ता चला जाता है। और इन्हीं खतरों को भांप कर IUCN जो जीव जंतु है या फिर कोई पादप है या फिर कोई कवक है जो हमारे लिए लाभदायक है, उनका हमारे पर्यावरण में भी रोल है, जो जैव विविधता को बनाए रखते हैं। ऐसे कवक पादप प्राणियों के विलुप्त होने का खतरा है या नहीं, उसकी जांच के लिए या उनके विलुप्त होने का कितना खतरा है उसके लिए एक लाल सूची या रेड लिस्ट तैयार करता है कौन, IUCN। और इस रेड लिस्ट में लगभग 9 श्रेणियां हैं, यानी कि 9 श्रेणियां इसमें बनाई गई है। अब देखते हैं इन श्रेणियों के बारे में डिटेल में। हम 9 श्रेणियों में कौन सा है, DD डाटा डेफिशिएंट, यानी कि ये वे जीव है जिनके बारे में विलुप्त खतरे का अनुमान, यानी कि वो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं या नहीं है, या हमारे जो पादप भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या है, आंकड़े नहीं है। ऐसे जो श्रेणी है उसको हम DD कहते हैं। लिस्ट कंसर्न LC, इसका मतलब क्या है, संकट मुक्त। संकट मुक्त का मतलब है कि जिन जीवों की इस श्रेणी में रखा गया है, जिन जीवों को, जिन प्रजातियों को इस श्रेणी में रखा गया, उनकी आबादी क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब एक पॉइंट पर आकर रुक गई है कि ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, लेकिन इतनी है कि उनको अब खतरा नहीं है और उनको विलुप्त होने का खतरा नहीं है। फिर होता है NT, नियर थ्रेटेंड, यानी कि संकट उन्मुक्त या उन्मुख। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर IUCN की रेड लिस्ट की NT में कोई श्रेणी रखी है, कोई प्रजाति NT श्रेणी में रखी है, तो उसका मतलब होगा कि कोई प्रजाति जो भविष्य संकट में विलुप्त हो सकती है या उसका भविष्य क्या है, संकट में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नियर थ्रेटेंड। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वीडियो मैं आपको करवा रहा हूँ होगी, और साथ में आपकी IUCN की जो रेड लिस्ट है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। फिर होता है VU, वल्नरेबल, सुभेद्य। इनको क्या है, हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मतलब क्या है, ये देखिए,
कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का उच्च खतरा है, यानी कि कोई प्रजाति किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में या फिर कह लीजिए कि आप उसके पर्यावरण में, उसके परिवेश में, जंगल में जहाँ मिलता है उस क्षेत्र में उसको विलुप्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, हाई रिस्क है, तो उसको हम वल्नरेबल बोलेंगे। इसके बाद इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, वेरी हाई रिस्क, उसमें था हाई रिस्क, ये अगर देखिए अगर हाई रिस्क है तो वल्नरेबल, वेरी हाई रिस्क तो इंडेंजर्ड। आपको ये शब्द याद रखना, हाई रिस्क, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क। अगर कोई भी खतरा नहीं है तो लिस्ट कंसर्न, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और अगर उसके पास उसके लिए आंकड़ा नहीं तो डाटा डेफिशिएंट। और नियर थ्रेटेंड, जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, संभावना है बस, रिस्क वगैरह का उसमें कोई जिक्र नहीं हो तो नियर थ्रेटेंड। फिर आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसमें हम गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऐसी प्रजाति जो अपने परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक, कैसा, अत्यधिक खतरा बना हुआ है। इसमें क्या है, अति उच्च था, जो खतरा था इंडेंजर्ड में अति उच्च था, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड में अत्यधिक उच्च खतरा है। यानी कि मान लीजिए इसके खतरा, देखिए अगर हम वल्नरेबल का हिसाब लगाएं, वल्नरेबल में सुभेद्य में किसी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा मान लीजिए 70% है, ठीक है, तो हमारा इंडेंजर्ड में वही खतरा होगा 80%, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड में तो वो 90 to 95% चला जाएगा। आगे है नॉट इवेलुएटेड, ये सबसे क्या है, प्रजाति जिसकी हमने गणना नहीं की है, प्रजाति जिसकी हमने गणना नहीं की है, यानी कि उसके ऊपर हमारी रिसर्च नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं नॉट इवेलुएटेड। और ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू का मतलब है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है, अपने प्राकृतिक परिवेश में जहाँ पर वो सामान्यतः मिलते थे अब वो क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। प्रजाति, वह प्रजाति अपने प्राकृतिक परिवेश में अब हमें मिल नहीं रही है, उसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था या हमने क्या है उनके बचाव के लिए कोई कृत्रिम आवास तैयार किया है, वहाँ पर हमें वो मिल रहे हैं, और मूल प्राकृतिक परिवेश है उनसे बाहर अब उनका जीवन है। यानी कि अपना प्राकृतिक परिवेश, मान लीजिए वो इस जंगल में रहते थे और इसमें वो मिलना बंद हो गए, और हमने कहीं लैब में ले जाकर या कोई चिड़ियाघर में ले जाकर उनको बचा रखा है, उसको बोलते हैं हम ईडब्ल्यू, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट दे रखा है इसने, ये विलुप्त, अंतिम प्रजाति जीव समाप्त। इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रजाति का जो अंतिम जीव बचा हुआ था उसकी डेथ हो चुकी है और धरती पे से अब उसकी प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं इसका हमें महत्व क्या होता है, जो हमारी IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, इसका महत्व क्या है। फिर मैं आपको EW के एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ ये सबसे कन्फ्यूजिंग है, इसके बारे में बताऊंगा। एक बार हम देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। देखिए, जब IUCN की सूची तैयार होती है, सूची के आधार पर देशों की सरकारें जीव जंतुओं के संदर्भ में रणनीति बनाते हैं कि किस जीव को कितना खतरा है, उसको कितनी प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसमें अलग अलग स्तर की, जैसे नीलगाय है, वर्मिन सरकार का व्यवहार है, इसमें लीनियट। देखिए इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ आपके लिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब क्या है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें होता क्या है, इसके अंदर खतरे के स्तर बनाए जाते हैं। जो पहले पायदान पर है इसका मतलब इसको खतरा कम है, इसकी संख्या जितनी होनी चाहिए उसके लगभग आसपास बनी हुई है, कोई जीव है ये, ठीक है। और इसको, इस जीव को अगर आप खतरा पहुंचाते हैं, इसको कोई, इसके जीवन को कोई संकट खड़ा करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्केड्यूल, इसके अंदर क्या है, लिस्टिंग कर रखी है, या अलग अलग स्तर है, लिस्टिंग कर रखी है। मान लीजिए पहले स्तर पर जो उनकी स्केड्यूल है, पहली सूची है, उसमें हाईएस्ट रिस्क है, जिसके लिए हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसको चाहिए उसको रखा गया है, ठीक है। अगर उसको हाईएस्ट रिस्क में रखा गया है तो ऐसा जीव, मान लीजिए कोई अपना गैंडा है, अगर उस गैंडे को
आप कोई चोट पहुंचाते हैं, कोई खतरा पहुंचाते हैं, तो आपको जेल हो सकती है, आपको भी खतरा हो सकता है। मेरा शब्द आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये देखिए, अगर आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या है, अलग अलग स्तर है, अलग अलग स्तर है किस चीज़ के, कि किसी जीव को कितना खतरा है, ठीक है। और उस खतरे के आधार पर क्या है, कुछ सूचियां तैयार की गई हैं, और जो सूची 1 में है उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। मान लीजिए हाथी, इनकी संख्या क्या है, लगातार कम हो रही है। अगर आप ऐसे जीवों को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन अगर किसी को अलग अलग स्तर पर जैसे खतरा है और किसी को बिल्कुल कम खतरा, आप उसको हानि पहुंचाते हो तो आपको कम सजा होगी, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान है। लेकिन इस जैसे एक्ट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे हमारे देश में या किसी भी देश में एक्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं, IUCN की रेड लिस्ट जो जारी होती है उसके ऊपर ध्यान रख करके ऐसे एक्ट हमारे यहाँ आते हैं। अब है जो मैंने इसका एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ का जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई प्रजाति अपने आवास पर, अपने परिवेश से विलुप्त हो गई है और उसको कृत्रिम अवस्था में बचा कर रखा जा रहा है। अब देखिए इसका एग्जांपल, गैंडा है, हमारे यहाँ अफ्रीका में और एशिया में मिलता है, लेकिन यह ज़्यादा कहाँ मिलता है, आर्द्र भूमियों के आसपास। और देखिए गैंडे होते हैं दो प्रकार के, जो अफ्रीका में गैंडे हैं वो दो प्रकार के हैं, एक सफ़ेद है और एक ब्लैक है। जो ब्लैक है वो मिलते हैं हमारे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा सफ़ेद है वो मिलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है, जो अक्षांशीय हिस्सा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश का, वहाँ पर ये मिलते हैं। और ये इसका मतलब नॉर्थ में मिलते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ यानी अफ्रीका में मिलेंगे और 30 डिग्री साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पारी निकलती हैं। अब देखिए अफ्रीका का जो नॉर्थ हिस्से में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास जो सफ़ेद गैंडा मिलता था, उसकी केवल अब 2 मादाएं जीवित हैं, 2 मादा जीवित है। मतलब ये जहाँ जंगल में रहते थे उस जंगल से अब ये विलुप्त हो चुकी हैं और इनको निकाल करके कीनिया एक देश है उसके चिड़ियाघर में रखा गया है, ताकि इनकी सही से ढंग से केयर की जा सके और इनको लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। और अब तक ये EW की श्रेणी में है और ऐसा एक खबर आई है कि इनमें से भी एक मादा मर चुकी है। तो इसकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए क्या है, लैब में कुछ रिएक्शंस की जाएंगी। लैब में जो इनके पहले के जो नर थे उनके कुछ गुणसूत्र वगैरह या कुछ भी ऐसा लेकर के इनके बीच में क्रिया करवा करके कोई ना कोई बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये देखिए आप, यहाँ 2 जीवित है, अब तक मान लीजिए आप 2 जीवित है, इसका मतलब ये केवल 2 ही है पूरी दुनिया में। तो और जहाँ इन परिवेश में होना चाहिए वहाँ ये है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, EW की श्रेणी में है। हो सकता है कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है। और ये अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये NDA CDS और CAPF के लेवल या फिर UPSC प्री के लेवल का या फिर HCS के प्री के लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज